I would be sounding a little weird by saying or stating that English is a limiting language which sometimes is misleading. जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट है ए, उस अल्फाबेट का नाम है ए, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो है ए। जो सी है वो सॉफ्ट सी और हार्ड सी भी हो जाता है, तो कभी वो सी होता है, कभी वो क होता है या स हो जाता है। किसी भी भारत की भाषा को आप ले लें, उसके अंदर इन सब के लिए अलग अलग सिलेबल है। मनुस्मृति का आजकल नाम सुना होगा, बड़ी कंट्रोवर्शियल हो रही है। तो लोग कहते हैं कि उसे लोग जला देते हैं और वो बड़ी मतलब पेट्रियार्किकल है और बहुत ही बेकार है और ऐसा वैसा है। और जबकि उसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो स्त्रियों के लिए नॉर्म्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके बारे में बताए गए हैं, वो सबसे ज्यादा मनुस्मृति में बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आजकल का एक बहुत बड़ा डेविल है जिसको हम रेप कल्चर या रेप कहते हैं। उसके लिए जो विक्टिमाइज किया जाता है वो लड़की को किया जाता है। उसके अगेंस्ट व्हाट मनुस्मृति सेज कि यदि ऐसा हुआ भी है, जिसके लिए बलात्कार जो शब्द है वो भी थोड़ा सा अपभ्रंश शब्द है, तो वो अगर यदि होता भी है तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बीतने के बाद शी बिकम्स बेसिकली उसका वो रिबूट हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, हमने देखा है सोसाइटी में कि वो लड़कियां छुपी रहती है, उनको लगता है कि उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, वो कभी दोबारा जीवन नहीं जी सकते, उनको रिबूट करने का टाइम नहीं मिलता और काफी टाइम तो वो छुप छुपा के पूरा जीवन व्यतीत करती, पूरी फैमिली बताना नहीं चाहती, सामने नहीं आते। तो ये काफी अच्छी चीज आप कह रहे हैं कि पहले ये एग्जैक्टली और ये इसी जैसे मैंने बोला कि यही सिंपल सी चीज है। वे तो बहुत ही पुराने हैं, अब वो किसी काम के नहीं है। इक्वालिटी की बात करते हैं कि भाई जो स्त्री को कम समझा जाता है, पुरुष को ज्यादा अच्छा समझा जाता है। तो उसमें जो हम सप्तपदी, आपने सुना होगा, जब शादी होती है तो सप्तपदी कही जाती है, वचन कहे जाते हैं। तो वो जो है वो एक स्त्री ने ही लिखा है, उनका सूर्या नाम था, सूर्या ऋषिका ने। और उसमें ये होता है कि तू शादी कर, माने तू विवाह कर, और विवाह करके अपने पति के घर में जा और साम्राज्ञी बन के रहे, यानी रानी बन के रहे, क्वीन बन के रहे। अपने ससुर पर, अपनी सास पर, अपनी ननद पर और घर के अन्य सभी लोगों पर के साथ तू प्रेम से और उसके पूरे अथॉरिटी के भाव से उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ और वहां पर रूल कर। दैट इज व्हाट इट सेज इन संस्कृत। तो जो देव भाषा, जब इसे बोलते हैं कि नहीं भाई वो तो बड़े बायस्ड हैं या अनसेक्युलर हैं, तो जो देव है या जो देव भाषा है वो सबसे ज्यादा इक्वल और सेक्युलर और जितनी भी आप चीजें उसको कहना चाहें। तो ये बेसिकली क्या है कि विद टाइम क्या हुआ है कि ये पूरे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूप में अवेलेबल है। मतलब अगर आप इसको उस दृष्टि से देखें, बहुत वास्ट है। क्योंकि टाइम के साथ क्या हुआ है, पिछले 200-300 साल में विशेष रूप से, ओवर अ पीरियड तो करीब 500 से 700 साल का वर्ष रहा है कि हम इसको पूरी तरह छोड़ के, क्योंकि पहले एक सर्वाइवल का एक टाइम था कि हमें बस किसी तरह से अपने आप को जीवित रखना था। तो फॉर एग्जाम्पल शादियों का टाइम जो है वो रात में शिफ्ट हुआ दिन की बजाय। और उसके बाद जो अंग्रेजों का काम जो टाइम आया, उस टाइम पे उन्होंने हमारी इंटेलेक्ट पे वार किया। तो पूरी जो सिस्टम हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने बेसिकली इवेपोरेट कर दिया। Hello and welcome to my channel Unheard Tales Podcast, where I bring stories which are often untold, unheard, journeys which are worth talking about, and also ideas which bring a change to the world, and things which is there in existence and less talked about. I would be sounding a little weird by saying or stating that English is a limiting language which sometimes is misleading. But soon you will come to know why I am saying so. Today we have our guest Anshu Dubeji, who is also the founder of Brahmavarchasya, and she is also bringing back Gurukula, that Astitva back to being in this era. So I would like to welcome you here on my show. And for you as an audience, I would like to tell you that because I already stated something, because of that, today the entire podcast from here is now going to be in Hindi. स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अंशु जी, जो सबसे पहले जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने दे दी ऑडियंस को, पहले तो मैं उसको चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन करें ऑडियंस को कि हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें भाषा जो है वो सभी भाषा बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम भारतीयता की बात करें या इंडियनाइजेशन की जो बात करते हैं, तो भारत में भाषा को
ये वो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, वो आपको वो आपके लिए एक कनेक्टिंग टूल है। और वो कनेक्टिंग टूल कहाँ से आरंभ होता है? वो कनेक्टिंग टूल एक्चुअली आरंभ होता है वेदों से। तो वेद जो हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है, जो वो अनडिस्प्यूटेड रूप से दुनिया की एस्टैब्लिश्ड रूप से सबसे पुराने डॉक्यूमेंटेड नॉलेज कहे जाते हैं। तो वो जो है वो अपौरुषेय है, अर्थात उसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, वो सुने गए हैं। अब जब कुछ किसी का कहने से सुनना होता है, तो उसके लिए आपको कुछ एक ऐसी चीज चाहिए जो कहने और सुनने वाले दोनों को पता हो। हाँ, और उस कड़ी को जोड़े, उस कड़ी को जोड़े, उसी को भाषा कहा जाता है और वही लैंग्वेज है। और भारत के अंदर जो एक पर्सपेक्टिव है, आपने शायद ये शब्द सुना होगा कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको बोला जाता है वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है। तो जिस तरह से ये लिखी जाती हैं, जिस तरह से बोली जाती हैं, जो उनका नाम है और जो उनका उच्चारण है वो एक है। और ये बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर ऑडियंस को ये पता ही नहीं होगा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज होता क्या है। जी, स्कूल्स में हमें बोला जाता था यू आर नॉट सपोज टू टॉक इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, बट वो एग्जैक्टली उसकी मीनिंग क्या है वो शायद आज ऑडियंस को पता चलेगा आपके थ्रू कि वर्नाकुलर होता क्या है। जिसे कहते हैं जैसा आप बोलते हैं और जहां जहां से उसकी क्रिया होती है, दैट मीन्स जहां भी उसका रिएक्शन होता है, वहां से उसके आधार पर वो शब्द बनता है और उसकी जो टोन है या जो उसकी जो साउंड है वो अब तक आती है। तो जैसे अब जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट है ए, उस अल्फाबेट का नाम है ए, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो है ए। जो सी है वो सॉफ्ट सी और हार्ड सी भी हो जाता है, तो कभी वो सी होता है, कभी वो क होता है या स हो जाता है। और वो एस भी होता है, तो एस भी स भी हो जाता है। टी जो है वो त, द, थ सबके लिए वही है। लेकिन आप भारत में मतलब किसी भी भारत की भाषा को आप ले लें, उसके अंदर इन सब के लिए अलग अलग सिलेबल है, इन सब के लिए अलग अलग वर्ण है। और इनके जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी का कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है उसके हिसाब से उसका जगह है, या उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, या इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर क्यों। और काफी सारे इसमें फिर एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जिसके वजह से ये जो मिसलीडिंग वर्ड मैंने यूज किया था वो उसके वजह से था। तो ये तो हो गई हमारी एक सेगमेंट जो हमने बोला। अब मैं बात करना चाहूंगी जो हमारे आज का मेन टॉपिक है, वो है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो आज हम बात करने वाले हैं IKS के बारे में, जिनके बारे में आप इन डेप्थ नॉलेज हमारे ऑडियंस को देंगे। तो सबसे पहले ये IKS की शुरुआत कहाँ से हुई या कहाँ से इसके बारे में चर्चा शुरू हुई? तो IKS जो शब्द है, अगर मैं इसका फुल फॉर्म बोलूं तो एक अभी इंग्लिश ही वर्ड है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। और जो मूल रूप से ये जिसको इंडिकेट करता है या जिसके लिए प्रयोग किया जाता है वो है जिसको हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। तो जो भारत जो है वो मतलब 1947 में देश बना हो ऐसा नहीं है, ये एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन, एंड दिस सिविलाइजेशन इज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। तो उसमें जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी चीजों को समझा गया, जितनी भी चीजों को जाना गया, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान दोनों है, नॉलेज एंड साइंस दोनों है, उसको उसका एक बेसिकली उसको एक स्ट्रक्चर दिया गया, उसका एक फ्रेमवर्क था। जैसे अभी हम वेदों की बात कर रहे थे, तो वेदों से जो शुरू होता है और वो कहाँ तक आता है, हमारी रामायण महाभारत हमारे साहित्य तक आता है। तो उसका जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, और ऋषि मुनि जो है वो ऐसे साधारण जस्ट एक नॉर्मल स्कॉलर्स नहीं हैं कि बस हमसे थोड़े इंटेलिजेंट हैं या बस जैसे आजकल होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ी प्रोडिजीज हैं, वैसे नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेचर को पूरी तरह से, जिसको हम कॉस्मोस नेचर कहें, ईश्वर कहें, उसकी एक अवस्था तक जाके उसको पूरी तरह समझा, टू दी एक्सटेंट कि वेदों को जो कहा जाता है कि उनको सुना गया वो अपौरुषेय है। तो लैंग्वेज का इनिशिएशन भी जो वहां से हुआ, तो जो हम भाषा की बात कर रहे थे, मैं वहीं से आगे चल के आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। भाषा कही जाती है तो जो संस्कृत है उसे कहते हैं देव भाषा, जो देवों के द्वारा बोली जाती है। तो वेद जो प्राप्त हुए हमको वो संस्कृत में प्राप्त हुए, वो देव भाषा है। तो सबसे ऊपर जो जिसका स्थान है वो है देव भाषा का। उसके बाद जो स्थान है वो है मातृभाषा का, मातृभाषा की, मदर टंग। अब ये मदर टंग जो है, इसको भी आप मातृभाषा को बहुत आसानी से लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो माता बोलती है। और ये आप आज के समय में देख सकते हैं कि आज भारत में बहुत सारा ऐसा होता है कि अलग अलग रीजन्स के लोग
शादी करते हैं, दे स्पीक टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन बच्चे जो लैंग्वेज पिक करते हैं मोस्ट नेचुरली सबसे ज्यादा, वो अपनी जो उनकी माँ बोलती हैं, मदर बोलती हैं, वो लैंग्वेज पिक करते हैं। इट इज नेचुरल इनेट, क्योंकि वो उसके गर्भ से आए हैं, वो उसको पूरी तरह जानते हैं। इसलिए जो मातृभाषा होती है उसके साथ जो आपकी ट्यूनिंग होती है वो सबसे अच्छी, सबसे प्रभावी और सबसे नेचुरल होती है। और ये शायद बोला भी जाता है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हो या बहुत खुश होते हो, तो जिस शब्द में या जिस लैंग्वेज में वो इमोशंस निकलता है वो ही आपका लैंग्वेज है। चाहे आप कितना भी, अगर मैं इंडियन हूँ, कितना भी मैं इंग्लिश बोल लूँ, पर जब मुझे बहुत गुस्सा आएगा या फिर बहुत ज्यादा प्यार आएगा तो मैं इंग्लिश ही नहीं बोलती, मैं हिंदी बोलती हूँ। वो मतलब जो मेरी जज्बात है वो हिंदी में आते हैं। और पोएम्स भी अगर आप देखें तो हिंदी में ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी में कर रहे हैं, बट वो मतलब जो शब्द जो निकल के आते हैं वो डिफरेंट होती है और उसकी रूप भी अलग होते हैं। और इंग्लिश में उतने वर्ड्स नहीं हैं जिसमें जितने हिंदी में। हर एक चीज के लिए डिफरेंट वर्ड है। छींकने का भी अलग मतलब वर्ड है। और हर एक मतलब आप कार्य, जब हमारे घर में बात होती है तो कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो हर चीज का एक अलग अलग मतलब वर्ड है जो इंग्लिश में नहीं है। बिल्कुल। एक तो टोटल नंबर ही देख लीजिए, 26 वर्ब्स अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं। और जो इंडियन वो जो है उसके अंदर 33 से लेके 43 तक के बीच में, संस्कृत की दृष्टि से देखें तो वो इतने सारे हैं। और स्वर और व्यंजन बिल्कुल अलग अलग हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में वो अंदर मिले हुए हैं, बीच में कहीं आ गया तो आप उसकी प्लेसिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं या भारतीय लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर आप ये कर सकते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला देव भाषा, उसके बाद मातृभाषा, जो एक तरीके से कहें उसी का एक संस्कारित रूप है। संस्कार का मतलब होता है कि जब आप विशेष प्रयत्न करके किसी चीज की कंडीशनिंग करते हैं सो दैट इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन, उसको संस्कार कहा जाता है। तो मातृभाषा में क्या हुआ, क्योंकि वो सामान्य हम जिसको बोलचाल कहते हैं, तो वो बोलने में हम जल्दी बोलना चाहते हैं, ज्यादा बोलना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर वो चेंजेस आते आते ऐसा हुआ कि फिर हमारी इतनी सारी भाषाएं हो गई। तो वो मातृभाषा होती है। फिर मातृभाषा के बाद जो होती है वो होती है आपकी जिसको हम कहते हैं राज्य भाषा, यानी जहां भी आप रहते हैं, जो स्थेन है, जो देश है, उसका वो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भारत में रह रहे हैं, या तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं, का एक अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो है वो मराठी है। इस तरीके से अगर मान लीजिए अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं रहने के लिए, तो वहां की भाषा को आपको तब इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस देश में, उस देश की भाषा जो है वो इंग्लिश है। और उसके बाद जो आती है वो आती है व्यवसाय की भाषा। तो भारत के अंदर रह के जो इंग्लिश सीखनी है वो, क्योंकि आज के समय में जीविका उपार्जन के लिए आपको उसकी अपनी लाइवलीहुड के लिए जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको वो जो भाषा जो आपको अपने मतलब व्यवसाय के लिए चाहिए होती है, वो भाषा हो गई चौथी, जो हो गई वो व्यवसाय की भाषा। तो भारत के अंदर या जो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा, मैंने इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया कि इन 4 भाषाओं को इसी ऑर्डर में सीखने का विधान है। दिस इज हाउ मच यू शुड लर्न, ये आपको सीखना चाहिए। इन द सेम ऑर्डर, आई थिंक आपको ये इम्पोर्टेंस भी उसी ऑर्डर में देना चाहिए। इम्पोर्टेंस उसी ऑर्डर में है, लेकिन मातृभाषा सबसे पहले आती है, वो ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद जो सिखाने का, या जो आप भारतीय हम ज्ञान की बात करते हैं, तो ये जो पूरा एक फ्रेमवर्क है, अगर मैं इसको बहुत ही मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो हम 4 वेद हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो 4 वेद हैं, और 4 वेदों के बाद जो एक उसका एक फ्रेमवर्क एक शुरू होता है, तो उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि 14 विद्याएं हैं या 14 डिसिप्लिन्स हैं, और जिसके अंदर जैसे आज के समय हम साइंस, मैथ्स, इस तरह से सोशियोलॉजी इस तरह से लेते हैं, उस प्रकार से स्ट्रीम्स बेसिकली, तो डिसिप्लिन जिन्हें कहते हैं। जैसे कॉलेज में बोलते हैं आप कौन से डिसिप्लिन में हो, या 11th-12th में बोलते हैं ये 3 डिसिप्लिन है। तो वो 14 डिसिप्लिन हैं जिनको 14 विद्या कही जाती है। और उसी के साथ जैसे 4 वेद हैं, ऐसे 4 उपवेद हैं। और फिर उसके बाद हर एक वेद के साथ उसके 3 या 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अलग अलग चीज के लिए एक जो है, एक कंपोनेंट है जिसके अंदर आपको सब जो चीजें हैं वो विधि विधान कैसे करने हैं उसके बारे में नॉलेज है। दूसरा जो है उसमें कि उसमें किस किस चीजों की बात हुई है, कौन कौन से एलिमेंट्स की बात हुई है, उनको एक साथ क्लब किया है, उसकी बात है। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज फैशन में इस तरीके से, जैसे उनको ब्राह्मण कहते हैं, आरण्यक कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ही नीश है, हर कोई जिसे समझ नहीं सकता, या उसको आपको एक वेद के लिए एक जीवन चाहिए होता है, एक लाइफ टाइम चाहिए होती है समझने के लिए, एटलीस्ट 28 years इफ यू आर रियली एट द परफेक्ट स्टेज ऑफ दिस थिंग, ऐसा कहा जाता है। तो उस दृष्टि से वो वेदों के बाद जो है वो सब नहीं समझ में आते, तो उसका जो सार है, उसका जो उसके अंदर जो भी नॉलेज जो निहित है, जिसको आज की डेट में हम लोग एंशिएंट विजडम एक बड़ा शब्द यूज करते हैं, तो वो अब मैं और इसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूंगी, बिकॉज इसी वजह से आईकेएस को वापस लाने का ये प्रयास करना पड़ रहा है
क्योंकि उसको एंशिएंट मान के हमने छोड़ दिया छोड़ है। दिया है। तो उसके बाद जो है उनको उपनिषद कहते हैं। तो आपने उपनिषदों का नाम सुना होगा, जैसे कठोपनिषद जिसमें नचिकेता की स्टोरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्रुव की स्टोरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वो उपनिषद है, दैट मीन्स जो वेदों के अंदर जो बताया गया है उसमें से उसको निकाल के सरल रूप में वो भी संस्कृत में, बट दैट इज लाइक वन लेवल ईजियर, और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज पे फोकस करती हैं। तो इस तरह से उपनिषद हैं। उपनिषद के साथ या उसके बाद या उसी के साथ साथ जो है फिर हमारे जैसे एक श्रुति होती है और एक स्मृति होती है। अच्छा। तो जैसे आपने मनुस्मृति का आजकल नाम सुना होगा, बड़ी कंट्रोवर्शियल हो रही है। और जस्ट अ फुट नोट हियर, मतलब लोग कहते हैं कि उसे लोग जला देते हैं और वो बड़ी मतलब पेट्रियार्किकल है और बहुत ही बेकार है और ऐसा वैसा है। और जबकि उसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो स्त्रियों के लिए नॉर्म्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके बारे में बताए गए हैं वो सबसे ज्यादा मनुस्मृति में बताए गए हैं। तो चाहे तो फॉर एग्जाम्पल एक आजकल का एक बहुत बड़ा डेविल है जिसको हम रेप कल्चर या रेप कहते हैं, उसके अंदर मॉडर्न टाइम के अंदर, और ये पूरा वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आया है कि उसके लिए जो विक्टिमाइज किया जाता है वो लड़की को किया जाता है। अल्टीमेटली इवन टू प्रूव दैट शी हैज और हैज नॉट बीन रेप्ड, उसका ओनस इज ऑन द गर्ल। उसके अगेंस्ट व्हाट मनुस्मृति सेज कि यदि ऐसा हुआ भी है, जिसके लिए बलात्कार जो शब्द है वो भी थोड़ा सा अपभ्रंश शब्द है, तो वो अगर यदि होता भी है तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बीतने के बाद शी बिकम्स बेसिकली उसका वो रिबूट हो जाती है। तो देयर इज नो रीजन टू फील एनी टैबू अराउंड, इवन इफ अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ गर्ल और देयर इज अ वुमन हु हैज बीन फोर्सफुली। और बहुत बार ऐसा होता है, हमने देखा है सोसाइटी में कि वो लड़कियां छुपी रहती है, उनको लगता है कि उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, वो कभी दोबारा जीवन नहीं जी सकते, उनको रिबूट करने का टाइम नहीं मिलता है और काफी टाइम तो वो छुप छुपा के पूरा जीवन व्यतीत करती, पूरी फैमिली बताना नहीं चाहती, सामने नहीं आते। तो ये काफी अच्छी चीज आप कह रहे हैं कि पहले ये एग्जैक्टली और ये इसी जैसे मैंने बोला कि यही सिंपल सी चीज है जो अब हम वेदों की बोलते हैं कि नहीं वेद तो बहुत ही पुराने हैं, अब वो किसी काम के नहीं है। और जो हम ये बात करते हैं कई बार, ये इक्वालिटी की बात करते हैं कि भाई जो स्त्री को कम समझा जाता है, पुरुष को ज्यादा अच्छा समझा जाता है। तो उसमें जो हम सप्तपदी, आपने सुना होगा जब शादी होती है तो सप्तपदी कही जाती है, वचन कहे जाते हैं। तो वो हंसी मजाक वाले फैंसी वचन है जो मूलतः जो पाणी ग्रहण के मंत्र हैं और जो पिता और माता अपनी बेटी को बोलते हैं और जो या पंडित के माध्यम से बताया जाता है, वो ये होता है कि उसका एक रक्स है और ये ऋग्वेद से है। और ये ऋषिका जो है, ऋषिका सूर्या ने लिखी है ये, और वो एक स्त्री ही है जिन्होंने इसको देखा था, क्योंकि जो वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं उनको देखा गया है। वो सुने, जिसे कहा था ना मंत्र का दृष्टा होते हैं, वो जो सारे ऋषि थे जिन्होंने वेद की जो है वो संहिताएं हैं, तो बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग जिसका वो किया, वो फिर कंपाइल हुए हैं, इसलिए उनको संहिता कहा जाता है। तो वो जो है वो एक स्त्री ने ही लिखा है, उनका सूर्या नाम था, सूर्या ऋषिका ने। और उसमें ये होता है कि तू शादी कर, माने तू विवाह कर, और विवाह करके अपने पति के घर में जा और साम्राज्ञी बन के रहे, यानी रानी बन के रहे, क्वीन बन के रहे, अपने ससुर पर, अपनी सास पर, अपनी ननद पर और घर के अन्य सभी लोगों पर के साथ तू प्रेम से और उसके पूरे अथॉरिटी के भाव से उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ और वहां पर रूल कर। दैट इज व्हाट इट सेज इन संस्कृत। तो जो देव भाषा जब हम इसे बोलते हैं कि नहीं भाई वो तो बड़े बायस्ड हैं या अनसेक्युलर हैं, तो जो देव है या जो देव भाषा है वो सबसे ज्यादा इक्वल और सेक्युलर और जितनी भी आप चीजें उसको कहना चाहें। तो ये बेसिकली क्या है कि विद टाइम क्या हुआ है कि ये पूरे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूप में अवेलेबल है। मतलब अगर आप इसको उस दृष्टि से देखें बहुत वास्ट है, क्योंकि टाइम के साथ क्या हुआ है पिछले 200-300 साल में विशेष रूप से, ओवर अ पीरियड तो करीब 500 से 700 साल का वर्ष रहा है कि हम इसको पूरी तरह छोड़ के, क्योंकि पहले एक सर्वाइवल का एक टाइम था कि हमें बस किसी तरह से अपने आप को जीवित रखना था। तो फॉर एग्जांपल शादियों का टाइम जो है वो रात में शिफ्ट हुआ दिन की बजाय। और उसके बाद जो अंग्रेजों का काम जो टाइम आया, उस टाइम पे उन्होंने हमारी इंटेलेक्ट पे वार किया। तो पूरी जो सिस्टम हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने बेसिकली इवेपोरेट कर दिया। उसको शुरू तो खिलजी के टाइम से हो गया था कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, और उसमें जो ओल्डेस्ट बुक ऑफ मेडिसिन है वो है काश्यप संहिता, जो आज से 3000 वर्ष पहले लिखी गई थी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा गर्भ विज्ञान के बारे में बात होती है, वो जल गई थी। इतना पुराना हमारा जो डॉक्यूमेंटेड, ये तो केवल डॉक्यूमेंटेड है, और हमारी ओरल परंपरा जो है वो तो उससे भी पुरानी है। तो ये सब क्योंकि अब जो छिन्न भिन्न हो गई है और व्यक्ति भारतीय ज्ञान और एंशिएंट विजडम के नाम पे कुछ भी लेकर आ जा रहे हैं,
या फॉर एग्जाम्पल विद टाइम उसके अंदर जो करप्शन आया उसको भी एंशियंट विजडम के अंदर डाल रहे हैं। तो ये सरकार की ओर से, क्योंकि और हर चीज के लिए आजकल सरकार की तरफ देखा जाता है दैट एवरीथिंग इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ सरकार ने करना है, वृद्धाश्रम भी सरकार ने करने हैं, सड़कें भी सरकार ने बनानी है, हमें भले हम उस पर गंदगी करते रहेंगे वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन सब कुछ सरकार ने करना है। तो सरकार ने जो उसके लिए फिर एक नाम दिया, उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का नाम दिया है। अब सिस्टम्स अगेन आपने जो भाषा की इंग्लिश की बात करी, लिमिटिंग लैंग्वेज, सिस्टम्स इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इट। तो जो सामान्य भाषा में जब आपस में सब लोग मिलते हैं तो जो बात करी जाती है उसको भारतीय ज्ञान परंपरा ही कहते हैं। तो परंपरागत रूप से जो ज्ञान इतना सारा जो हमारा जो अवेलेबल है और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसके माध्यम से इसको सेव रखा गया, वो सब मिला के आईकेएस या भारतीय ज्ञान परंपरा कही जाती है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे दो चीजें। आपने बोला कि जो मातृभाषा जो आती है, तो पहले ही जो टीचर होती है, जो हमारी शिक्षक होती है, वो माँ ही होती है, और वहां से हमारी पढ़ाई जो शिक्षा है वो वहां से शुरू होती है। एंड देन जो वेदों के हिसाब से गुरुकुल थी, तो मैं उनके बारे में चाहूंगी कि आप बात करें। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि एक जो आज के समय में हम उसको फिट कैसे बिठाएं इसकी दृष्टि से इवन जो इसको आईकेएस कहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा भी कहते हैं, वो भी कई जगह ऐसा देखा जाता है कि इस तरह से प्रयास कर रहा है कि वो उसमें से नॉलेज तो ले लो, लेकिन वो जिस सेटअप के, जिस एनवायरनमेंट की या जिस सिस्टम के अंतर्गत है उसको छोड़ दो। तो जो गुरुकुल जैसे नाम से उसके डिपेंड होता है, अगेन भाषा की आप श्रेष्ठता देखिए कि केवल गुरुकुल कहा तो आप समझ गए मतलब क्या, जो गुरु का कुल है वो गुरुकुल है। और कुल का अर्थ माने परिवार से नहीं है, कुल का अर्थ मतलब जहाँ वो रहते हैं और उनका जो कुल है वो गुरुकुल है। तो वो, और चाहे वहां पे मतलब 1500 बच्चे हों चाहे 2, जहाँ गुरु है वहां गुरुकुल है। तो वो जो आपने जो एक बात करी कि जो सबसे पहली जो शिक्षक होती है माँ होती है, वो 2 कारण से होती है। पहली बात की शिक्षा जो है वो गर्भ में शुरू हो जाती है, ये भारतीय कॉन्सेप्ट है। और जैसे आप अभिमन्यु का एग्जाम्पल हम सब लोग जानते हैं कि उसके जो है उसको वो नॉलेज थी कि कैसे चक्रव्यूह भेदना है, बिकॉज अटेंटिवली करा। इसी तरीके से एक और उदाहरण आता है मदालसा का, उसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो मदालसा ने केवल अपनी लोरियों के माध्यम से, संस्कृत की लोरियां हैं और वो इतनी सुंदर हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, अपने इन्फेंट बेटे, अपने 3 बच्चों को उनके बोलना सीखने से पहले ही पूरा अध्यात्म का ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो शक्ति होती है माता की शिक्षा के अंदर, ये उसकी जो है वो शक्ति होती है कि गर्भ के समय इन्फेंसी में जब एज सच लैंग्वेज या भाषा अभिव्यक्ति नहीं सीखा, इसलिए मातृभाषा या जो माँ की भाषा है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी, जो उसकी जो वाइब्रेशन होती है ना, वो बच्चा उससे फेमिलियर है। इन्फेंट जो है अपनी माता से फेमिलियर है बिकॉज उसके साथ वो फिजिकली कनेक्टेड था। तो इसके लिए वो सबसे पहले और सबसे जल्दी और सबसे अच्छा जो है अपनी माँ से सीखता है। तो जो भारतीय कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, इसको सहज शिक्षा कहते हैं, कि पहले जो 5 या 6 साल का जो समय है उसमें वो बालक जब घर पे ही रहते हैं, तो प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। तो वो जो सीखता है, तो जो पूरी मैथ्स है धर्म की, जिसको बोला जाता है धर्म का अर्थ अगेन लिमिटिंग लैंग्वेज, रिलीजन, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म इज द ड्यूटीफुल शिप, द वर्चुअस शिप। तो जो धर्म को होल्ड करने का जो दायित्व है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वुमन के पास है और वो बच्चों में ट्रांसफर करती है। तो जितनी भी चीजें आपकी परंपरा की दृष्टि की होती हैं, जो ज्ञान भी हमारे पास परंपरा के रूप में आया है, वो उसकी पासिंग ऑन जो है मात करती है पहले 5 साल। ये बोला भी जाता है इसलिए कि एक औरत का पढ़ा लिखा शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी होती है घर की जो महिला है या वो, अगर वो शिक्षित होती है ना, तो पूरा परिवार चेंज हो जाता है, पूरा आगे आने वाली सारी पीढ़ियां बदल जाती हैं। पर अगर उनको ही शिक्षा नहीं मिले, ना हो, तो मतलब पूरी फैमिली में वो जो है ना उथल पुथल हो जाता है। और आपको दिख रहा है उसका, आपको उसका असर दिखता है आपको। और शायद इसीलिए मतलब हमारी गवर्नमेंट भी अब प्रमोट करती है ना, लड़की बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पढ़ाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा सा पेंच है, और वो पेंच ये है कि हम पढ़ाई किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं। जो आज के समय में है, जो हमारी एजुकेशन जो 1ली से 12वीं तक दी जाती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई कहीं पे स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, जैसे कहते हैं भी सरकारी स्कूलों में नहीं है वर्सेस वहाँ है, बट वो साक्षरता है, दैट इज लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन इनपुट ओनली, वो शिक्षा नहीं है। तो जैसे इसलिए स्त्री का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, लेकिन हम पढ़ाई यानी जो डिग्री है उसको हम शिक्षा से इक्वेट कर रहे हैं कि जिसके पास डिग्री है वो ज्यादा शिक्षित है,
हाँ, और जिसके पास नहीं है वो कम शिक्षित है। उसका एक बहुत ही ईजी उदाहरण आप देखिए, उसको आप विजुअलाइज करिए। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे देश के अंदर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सबसे ज्यादा माने जाते हैं, माने ब्यूरोक्रेसी। जाते हैं। सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ है? वही है। तो अगर शिक्षा या पढ़े लिखे होना जो है वो आपको बेहतर बनाता है, तो वहां तो शून्य करप्शन होना चाहिए। तो यानी जो आज के समय में जिसको एजुकेशन कहा जा रहा है, पहली बात अगेन एजुकेशन एंड शिक्षा वही भाषा की बात, भाषा की बात। ये कंसेप्चुअल वर्ड्स हैं। तो शिक्षा अर्थात जिसने भी मुझे शिक्षित किया, जो मेरे अंदर था उसको उसने बाहर निकाला, वो जो है वो शिक्षा है, और वो मुझे किसी बाहर वाले के माध्यम से मिली तो वो शिक्षा है। तो जो माता सिखाती है समथिंग एज सिंपल एज कि भाई वो चलना भी सिखाती है और उसके साथ वो खाना खाना भी सिखाती है, उसके साथ वो धर्म की शिक्षा, यानी करना क्या है कुछ, फॉर एग्जाम्पल अब सुबह भी रोज उठ के नहाना है, रोज पूजा करनी है, वो बच्चे कहाँ से कर, यदि घर की स्त्री नहीं करती है, पुरुष करता है, तो बच्चे नहीं सीखते। और बच्चे जो बेसिक, अगर आप स्कूल के भरोसे अगर रह जाओ, अगर ये मतलब अभी देखा जा रहा है कि आपको सबसे बेहतर सबसे महंगे स्कूल में बच्चों को डाल देना है, आपको लगता है कि आपका बच्चा आइंस्टाइन बन जाएगा, आपने अपनी जिम्मेदारी आउटसोर्स कर दी, और आपको लगता है, और ये स्कूल में भी कहते हैं, टीचर्स भी कहती है, प्रिंसिपल भी कहती है कि बच्चा आपका हमारे साथ 8 घंटे रहता है, दिन का 8 घंटे रहता है, बहुत ज्यादा आप एक्सटेंड करोगे 10 घंटे रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर लगाते हो तो उससे ज्यादा तो नहीं रहता, तो बाकी के 14 घंटे तो वो घर पे रहता है, और वो वही सीखता है जो घर पे चीजें होती है। तो घर पे जो उसका एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा विकसित बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप उसको अच्छे स्कूल में सिर्फ डाल दिया। स्कूल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल अच्छा होगा, अच्छे लोगों से आप उठोगे बैठोगे मिलोगे, तो आपका जो वातावरण है या साथ है वो भी काफी मतलब रोल प्ले करता है, प्लेज ए बिगर रोल कि आप कैसे बाद में बनोगे। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि हम सब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेस को देख रहे हैं, जो हमारे पास है प्रेजेंट, हम उसे ना प्रिजर्व करने के बारे में सोच रहे हैं। प्रिजर्व करना तो मैं बोलूंगी बहुत दूर की बात है, हमें पता ही नहीं कि प्रेजेंट क्या है जी। तो ऐसे सिचुएशन में जो आप चीजें लेकर आ रही हैं, आईकेएस के बारे में बोल रही है, गुरुकुल के बारे में बोल रही है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ऑडियंस इसके बारे में समझ तो जाएंगे, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, वो कैसा एक ऐसा वर्कआउट, ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं कि आपके जो वैदिक वैल्यूज हैं उसको, प्लस हमारा जो इंडियन अभी मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर है, वैदिक कल्चर है, उसे अभी हम मॉडर्न टाइम्स में उसे इक्विवेलेंट लेकर साथ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी हम मतलब एक ऐसे रेस में चल रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बस जैसे 10th हो 12th हो बाहर चला जाना चाहिए पढ़ने के लिए। अब उसके रीजंस XYZ लोग देते हैं। कुछ लोगों का है कि उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि भाई हम इतने सक्सेसफुल है कि मेरा बेटा यूएस में पढ़ रहा है, बहुत प्राउडली बोलते हैं, पहले के 1-2 साल बहुत प्राउडली बोलते हैं, बाद में जो उसके आउटकम्स निकल के आते हैं वो हमें वृद्धाश्रम में जाके देखने को मिल ही रहा है, वो सब अवगत है उससे। दूसरी चीज है कि लोग कुछ चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हवा पानी अच्छा नहीं है, वहां मेरे बच्चे को कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर कोई ये नहीं सोचता है कि यहाँ पे क्या चेंज कर दिया जाए कि उनको वहां जाना ही ना पड़े। तो इस चीज पे मैं चाहूंगी कि आप मतलब प्रकाशित करें इस टॉपिक को। ये बहुत ही रेलेवेंट आपने बात बोली, और यही कारण है कि जो अब आईकेएस को या भारतीय ज्ञान परंपरा को एक तरीके से कहें ना कि सरकार को हमेशा से देखा जाता है कि जो सोशल वेलफेयर का जो भी कार्य करना है, जो देश के स्तर पे समाज के स्तर पे करना है, वो सरकार करती है। तो उसी दृष्टि से लेके ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा का उन्होंने उसको एक फॉर्मल एकेडमिक एक्सरसाइज के रूप में भी इंट्रोड्यूस किया है। तो पॉइंट जो है वो चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो, डिपेंड करता है आप उसको कैसे देखें, लेकिन फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल पॉइंट ये है कि पहले जैसे था कि जब ये 7-8 वर्ष की आयु तक बच्चा पहुंचा तब वो गुरुकुल जाता था, और गुरुकुल क्या होता था, गुरुकुल ऐसी कोई जगह नहीं थी वो मठ की तरह कोई सन्यासी उसे चलाते थे या ऐसा कुछ रहता था, वो गुरु का घर ही होता था, और गुरु के घर में उसके साथ गुरु माता भी होती थी, गुरु पत्नी भी होती थी। तो जो माता पिता या जो घर का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो घर जैसा ही रहता था। और शिक्षा कोई जैसे स्कूल में आजकल जाया जाता है कि भाई वो आप 7 घंटे गए 8 घंटे गए, एक टाइम पे गए और उसके बाद वो शिक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है। शिक्षा जैसे अभी भी मैं संस्कृति आर्य गुरुकुलम से जुड़ी हुई हूँ, तो जो शिक्षा शुरू होती है जैसे आंख खुलती है ना तब से शिक्षा शुरू है। उसका अर्थ ये नहीं कि उस समय से बैठ के कोई लेसन देने शुरू किए जाते हैं, कुछ करना है। आपको जो दिनचर्या सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या भाव आपके अंदर जो लाना है, उसकी जो ट्रेनिंग लेनी है, वो शिक्षा है।
अब खाना बनाना सीखना, अपने कपड़े धोना, वो भी शिक्षा है, जिसको हम स्वावलंबन की शिक्षा कहते हैं, लाइफ स्किल्स कहते हैं। वो लाइफ स्किल्स आजकल वो नहीं होती है। अब ये जो बैटल शुरू हो जाती है स्कूल और पेरेंट्स के बीच में, कि पेरेंट्स जो आतुर है कि मैं सब आउटसोर्स कर दूं, क्यों? क्योंकि दोनों लोगों को जॉब करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है। अब दोनों को जॉब क्यों करना है? अगर आप बैठ के अगर 5 वाई टेक्निक से भी उनसे पूछें, प्रश्न पद्धति से भी, तो अल्टीमेटली उसमें यही आएगा कि कोई ऐसा कोई बड़ा खास कारण है नहीं, अनलेस एक टेम्पररी फेज में ऐसी सिचुएशन आई हो कि भाई फाइनेंशियली ऐसा है कि भाई आपको थोड़ा सा पुल अप करके करना पड़ेगा, तो वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, या आप कहें कि अपवाद के रूप में होती है, उसकी बजाय कि ये रेगुलर है। लेकिन वो निकलेगा नहीं, क्यों? ज्यादा पैसे आएंगे, क्या करेंगे? और बड़ा घर लेंगे, आप 5 जोड़ी कपड़े और लेंगे। पहले आप इंडियन ब्रांड्स लेते हैं, फिर आप फॉरेन ब्रांड्स लेने शुरू करेंगे। अभी आपका 2 बेडरूम का घर है, फिर आप 4 बेडरूम का लेंगे। आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आप जोन 1 में चले जाएंगे। वही होना है आपको। जो पैसा आप कमाने की दृष्टि से दोनों लोगों ने जो बाहर जाके शुरू किया है, और फैमिली है न्यूक्लियर, तो फिर क्या होगा? एक खाना बनाने वाली, उसके बाद से अगर वो पैसे लेने के लिए कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है तो उसके अंदर भाव नहीं आएगा, भावहीन खाना बालक खाता है। फिर उसके बाद बाकी सारे काम करने के लिए वो बच्चा क्या बड़ा देख रहा है बड़ा होते हुए कि ये काम मुझे नहीं करने, छोटा काम है। सफाई मुझे नहीं करनी है, कपड़े तो मशीन धोएगी, तो हम क्या, मैं पापा की परी, पापा का परा, मम्मी का परा, जैसे वर्ड होते हैं ना जो आजकल देखें आप देखिए। और उसमें फिर वो क्या होता है, वो कुछ भी काम उन्हें करना नहीं, नहीं बेटे तू मत कर, हम कम करेंगे, नहीं तू पढ़ ले। और उसको पढ़ना क्या है? पढ़ने के नाम पे केवल क्रैमिंग है। तो वो जो पूरा वो जो एक वो विशेष सर्कल बन गया, उसमें स्कूल बिल्कुल सही बात कह रहा है कि भाई जो संस्कार जिसे हम कहते हैं, वो जो शिक्षा है वो घर से आती है। अब उसमें गुरुकुल में क्या था कि वो बच्चा वहां चला गया, वो रहता भी वही है, शिक्षक भी वही है, गुरु भी वही है, गुरुकुल भी वही है, और वो जो वातावरण है वो नैसर्गिक है, उसमें एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं होती। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस मतलब आज उसका बर्थडे है, आज उसके घर में कुछ हो गया है, आज फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, माता पिता के अंदर बहस हो रही है, नहीं है। हाँ, और फिर शादी ब्याह है, कुछ है। विद्यार्थी के लिए ये सब चीजें नहीं थी, और उसका सिंपल कारण ये था कि उसका यदि फोकस है, उसके लिए कहा जाता है कि सुखार्थी ना कुतो विद्या, विद्यार्थी ना कुतो सुखम, कि जिसको सुख की अभिलाषा है वो विद्यार्थी नहीं हो सकता, और जिसको विद्या की अभिलाषा है उसको सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। तो वो सिंपल, और सुख का अर्थ क्या होता है? सुख मतलब कंफर्ट, कि वो एयर कंडीशन, अब अपने एयर कंडीशन स्कूल बना दिए हैं। अब वो बच्चे की जो बॉडी की जो एक इम्यूनिटी है वो कैसे डेवलप होगी नेचुरल टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करने की, और वो ऑलरेडी नेचुरल इनेट एक उसके अंदर अवेलेबल है वो एक चीज। तो ये जो गुरुकुल केवल वो पढ़ाई विषय नहीं होता था, जो मैंने आपको बताया कि 14 जो विद्या हैं और 64 कलाएं हैं, और ये सारी की सारी जो है गुरुकुल के अंदर सिखाई जाती थी, जिसको आज की डेट में हम 12वीं तक की एजुकेशन कहते हैं। गुरुकुल की दृष्टि से वो प्राइमरी एजुकेशन है, और वो कवर करी जाती थी 5 से 6 साल के अंदर ही। और जब वो 14 ईयर्स के आसपास की एज होती थी, जिसमें विज्ञानमय कोश का, यानी जो बेसिकली आपका तर्क जो है, आपका विवेक डिस्क्रिप्शन जब डेवलप होता है, उस टाइम पे वेद इंट्रोड्यूस होते थे। वेदाध्ययन संस्कार जो है वो 14 वर्ष की आयु में होता है। उससे पहले इतना माइंड डेवलप नहीं होता था कि होता है, या तर्क जो विवेक है वो डेवलप नहीं होता है कि आप उसको समझ पाए। इसलिए उससे पहले केवल जिसको हम रटाना कहते हैं वो होता था। अब हमने क्या किया, जो चीज रटाई जाती थी वो तो छोड़ दी, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई वो ये रटे जो इसमें फिर जो अभी स्कूल के सिलेबस में है। फिर बोलते हैं अरे क्रैमिंग या रट्टाफिकेशन ही हो गया, ये तो बहुत बेकार चीज है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो आप उसकी जरूरत ही नहीं है। आधा काम आप एआई को आउटसोर्स कर दो, कैलकुलेटर को आउटसोर्स कर दो, और बाकी जो थोड़ा बहुत है चलो हम आपको वैदिक मैथ सिखाते हैं, तो आपको 9 का टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 9 का टेबल क्रिएट कर लो। सो दिस इज बेसिकली, जब आपके पास पूरा ज्ञान वो नहीं होता है तो आप उसको जो यूज करते हो, आपको लगता है कि आप अच्छे के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन आप रादर डैमेज करते हो। और वो जो एज होती है 6 से 10 साल की बच्चे की, उस टाइम पे शिक्षा की दृष्टि से वो, क्योंकि वो उसकी करके समझ के कर सकता है। एक्सपेरिमेंट एक्चुअली साइंस में इसीलिए तो हम करते हैं, और नहीं हम करके वाकई में देखें उसका नहीं, वो एक्सपेरिमेंट के एज में नहीं है वो, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट या ऐसे कहें कि तर्क क्योंकि डेवलप नहीं है माइंड, उस समय उसकी क्रिया डेवलप है, और उसमें जो एक्स्ट्रा शक्ति बन रही है आप उसको डाइवर्ट कैसे, उसको आप चैनलाइज कैसे करोगे। आप देखो, जो हम बोलते हैं, जो बोलना कहा जाता है ना, ये जो भारतीय ज्ञान है, स्वर शास्त्र जो है, उसकी दृष्टि से बोलने में एलर्जी लगती है, राइट। जब कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं हम थक जाते हैं, तो हम चले थोड़ी हैं लेकिन हम थक जाते हैं, तो एनर्जी लगती है। तो वो जो 6 से 10 साल की आयु में बच्चे में जो एनर्जी डेवलप हो रही होती है, उस टाइम पे वो रटेगा, एक तो उसकी एनर्जी राइट जगह चैनलाइज होती है,
और क्योंकि ऑलरेडी उस समय जो है वो संस्कारित हो रही हैं चीजें, तो वो जो उस समय सीखेगा वो याद रह जाएगा। पहाड़ा आज भी आप अपने दिमाग में हिंदी की भाषा में ही बोलते होगे, या जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें बोलते होगे। वो क्यों? क्योंकि और वो याद रहेगा। आपने अभ्यास करना, हमने तो अभ्यास करना छोड़ दिया टेबल्स का, लेकिन हमको जब तक जो हमने वो टेबल याद बन गई, वो हमें याद है तो याद है। करेक्ट। तो वो क्रैमिंग का टाइम इसलिए होता था क्योंकि अभी समझने की बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, तो पहले सब चीजों को आप रट लो, जान लो, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी बुद्धि और मन डेवलप हो रहा है, तब आपको कम से कम फिर उस पे ध्यान नहीं, उस पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा ये कहाँ लिखा है, इसमें क्या होता है, वो आपको अष्टाध्यायी पता है क्या है। उसके बाद फिर गुरु जो है वो, या जो आचार्य हैं, उपाचार्य हैं, वो आपको बताएंगे कि उसके अंदर है क्या। तो दिस इज हाउ द सीक्वेंस ऑफ दिस थिंग यूज्ड टू बी। और फिर उसमें क्या खाना है, विद्यार्थी को क्या खाना होता है, जब आप पढ़ रहे हो तो वो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उससे उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। माता पिता का व्यवहार बच्चे की तरफ, परिवार का व्यवहार बच्चे की तरफ कैसा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। गुरुकुल के अंदर गुरु जो होता है या जो आचार्य होता है, वो बहुत एक श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं, और उसमें उनको क्या बात बच्चे के सामने करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे करना है, उनको व्यवहार का पूरा ज्ञान होता है। तो पहले क्या है, ये इन्फ्लुएंस से उससे बचे रहते थे। अब के समय में क्या है, ऐसा है नहीं, और इसके लिए आचार्य जी एक शब्द प्रयोग करती हैं, आजकल बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। मतलब जो अपनी मेच्योरिटी है, उस मेच्योरिटी के स्टेज तक आने से पहले ही फैमिलीज बननी शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है कि बच्चों के साथ साथ वो भी बड़े हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम आज के समय में ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या चीजें समझ सकते हैं, तो उसी के लिए जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम के जो संस्थापक है पंडित विश्वनाथ दातार शास्त्री जी, 1970s के टाइम में उन्होंने बहुत सारे जो विशेष रूप से जो बच्चों का, यानी जो अगली प्रजा है हमारी भारत की, विश्व गुरु जो बनना है, वो आप एक मुट्ठी भर थिंक टैंक से नहीं बन सकते। जब सारी प्रजा का एक वो लेवल आएगा इंटेलेक्ट का, और वो स्वस्थ होगी, तब आप विश्व गुरु बनोगे। वो आप ज्यादा स्टील बनाने से, खाली लड़ाकू हवाई जहाज बनाने से, फाइटर जेट्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू कर देने से नहीं बनोगे। आप खुद ही देख लीजिए, 10 साल के अंदर आज की डेट में आप किसी भी एम्प्लॉयर को पूछ लीजिए, जो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाता है, वो बोलते हैं कि हायरेबल, एम्प्लॉयबल नहीं है। जो जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों की आईक्यू नीचे होती जा रही है। एग्जैक्टली। ये जो अभी आप अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग के बाद, इंजीनियरिंग भी इनफैक्ट जब हम करते हैं, तो उस समय कॉलेज में आईक्यू जैसी चीजें सिखाई नहीं जाती है। आप खुद से, जो बच्चे कैट की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना मतलब कॉन्टोर मतलब बना रहे हैं, बट जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इनफैक्ट अभी भी कितने साल भी से, सबसे पहले जो कंपनी देखती है वो है आपकी आईक्यू टेस्ट। उसे बेसिक मैथ्स रहती है, बेसिक इंग्लिश रहती है, बट वो भी कई बार लोग नहीं कर पाते क्योंकि स्पीड टेस्ट होता है, इतने स्पीड में कितना, और वो जो आईक्यू का जो पैरामीटर है वो धीरे 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 क्या ड्रॉप मतलब होता ही जा रहा है कंसिस्टेंटली। और उसका काफी सारा रीजन अगर हम बोले तो सोशल मीडिया भी है, कि लोगों का रिटेंशन जो है टाइम, वो कम होता जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है। लोग स्विच करना चाहते हैं, बस ये डोपामिन हिट होना चाहिए, ये देखना है, वो देखना, मतलब उसका रीजन क्या है बिहाइंड, वो हो नहीं रहा है। और एआई भी जो आ रहा है, लोग स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करने के लिए एक्चुअली उसका क्या यूटिलाइजेशन है। लोग, हम जब छोटे थे तो हम लोग ईमेल्स लिखते थे ना, हमारा पहला चीज ही हमें सिखाया जाता था लिखने का। पहले तो चिट्ठी लिखना, मतलब चिट्ठी हमारी एज में ऐसे लिखना, क्रिएटिव राइटिंग करना, ये सब चीजें थी। और अब ये सब चीजें ही एआई ने ले ली है, तो आपका वो इंटेलेक्ट रहेगा कैसे? वही तो बात है, दोनों चीजें हैं। एक की जब उसको डेवलप करने का टाइम है, उस टाइम पे उसको डेवलप नहीं करा, और उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये दुनिया के हर सिविलाइजेशन में ये फंडामेंटल रूल अवेलेबल है। भारत का तो है ही, कह रहे उसमें तो पूरा इतना सुंदर वो दोहा है। और ये अगर जो लोग नॉर्थ में पढ़े हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, उन्होंने शायद ये पढ़ा हो स्कूल के अंदर, वो हमेशा आता था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़ निशान। माने जिसकी जड़ बुद्धि है, वो भी अगर अभ्यास करता है, मतलब वो प्रैक्टिस इतनी करे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तब वो परफेक्शन आता है। तो जब आप इंटेलेक्ट को प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो आपका बंद खत्म हो जाएगा। अब आपने सुना होगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब वही, क्योंकि हमारा आजकल का स्टाइल ऐसा है कि हम शिक्षा मतलब एकेडमिक्स, तो उसके सिवा बाकी जो है वो ज्ञान नहीं है और वो शिक्षा नहीं है। पर एक सिंपल एग्जांपल देखिए, अपेंडिक्स का कई लोगों का ऑपरेशन होता है, राइट, जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देता है, उसको निकाल दिया जाता है। क्यों? वो बोलते हैं कि उसको निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, और दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। तो ग्रेजुअली होता क्या है कि आप जिस भी अपने बॉडी पार्ट का, ऑर्गन का, आपको जो कुछ भी मिला है इस अन्नमय कोश शरीर के अंदर, उसका अगर आप प्रयोग नहीं करते, तो प्रकृति आपसे वो उसको वापस ले लेती है। इसको हम वो गलत रूप से कहते हैं, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज आजकल आप देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल फिबोनाची सीरीज है, आपके
जीरो का तो जनरली खैर एटलीस्ट अब ऐसा हो गया कि लोगों को पता है कि भारत ने दिया था, लेकिन फिर भी उसके पीछे का मूल, उसका पूरा जीरो की पूरा जो विज्ञान है वो नहीं जानते। फिबोनाची सीरीज है, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, अर्थ के घूमने का कॉन्सेप्ट है, हमारा सोलर सिस्टम है, मल्टीवर्स है, क्वांटम फिजिक्स है, ये सारे हमारा ज्ञान जो है सारा हमारे दर्शनों के अंदर इनफैक्ट अवेलेबल अगर है। मैं अपने दर्शक को बताना चाहूँ तो ये जो कैलेंडर हमारा बना 365 डेज का होना चाहिए, ये भी इंडिया में वेदों में बहुत पहले डिफाइंड था। जी बिल्कुल, और दोनों तरह के, ये दिस इज अ सोलर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर, लूनर और कैलेंडर लूनर दोनों था। कैलेंडर, क्योंकि एक्चुअली अब अगर इसकी हम डिटेल में जाएं डिस्कशन करने के लिए, तो सोलर कैलेंडर जिस तरीके से, जिसको हम जूलियन कैलेंडर, इसको जूलियन कैलेंडर कैलेंडर कहा कहते जाता है, हैं। इसके अंदर कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं, इसलिए चौथे साल पे एक दिन एक आप दिन ऐड करते हैं, लीप ईयर राइट, जो लीप होता है ईयर एक ऐड दिन करते हैं कि रहता क्योंकि है, वो साइकिल जो इवन साइकिल नहीं है। इवन नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है आज की डेट में, बोले अरे ये पंडित लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पाते, एक बोलता है तिथि इस दिन है, एक बोलता है तिथि उस दिन है। तो दो चीजें उसमें फंडामेंटल है। पहली बात, जो तिथि या बेसिकली हम सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं, जो हमसे क्लोजेस्ट है। अब वहां मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति खड़ा है और आप बिल्कुल यहाँ मेरे साथ हैं, तो आप जो कहेंगी या आप जो कर रही होंगी उससे मैं ज्यादा प्रभावित होंगी या उस वक्त से जो 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, जो पास में है, जो पास में है। तो सूर्य और चंद्र में क्या पास में है, पृथ्वी के चंद्र पास में। चंद्र पास में, तो ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, चंद्र का पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा जो कैलेंडर है, जो लूनर कैलेंडर है, और हमारे उसका हमारी बॉडी पे भी प्रभाव पड़ता है। और कृष्ण को भगवत गीता जो है कम से कम एक ऐसा है जो अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ग्रंथ उसको कहते हैं। और आजकल वैसे तो एफर्ट्स हो रहे हैं ये कहने के कि कृष्णा वाज नॉट इंडियन एंड कृष्णा वाज सेकुलर, वो एक अलग चीज है। पर भगवत गीता के बारे में तो सभी जानते मानते हैं कि उसमें सारा सबका जो है एक तरीके से क्रक्स निहित है। उसमें जो 10वां अध्याय है विभूति योग, उसमें कृष्ण बताते हैं, भगवान बताते हैं कि मैं किस किस चीज में उपलब्ध क्या क्या हूँ। उसके अंदर वो बोलते हैं कि मैं उसमें चंद्रमा हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, और रसों में मैं सोमरस हूँ, चंद्रमा का रस हूँ। क्योंकि एक्चुअली जो वो जिसको हम चंद्र का रस बोलते हैं, शबनम कहते हैं, जो पोषण होता है, जो बीज में से अंकुर निकलता है, जो फल निकलता है, वो औषधि जो होती है वो होती है, उससे पोषण होता है। और मनुष्य का भी, क्योंकि हम भी मॉडर्न फिलॉसफी के हिसाब से कहते हैं ना कि 80% वाटर से बने हैं, और जो भारतीय आयुर्वेद की दृष्टि से कफवात पित्त का है, तो जो लिक्विड की जितनी अवस्था है, वो जो हमारा मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेट क्या है, मून है। तो उससे जो हमारे जो स्विंग्स होते हैं, और स्त्री जो है वो ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, इसलिए उसके मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे चंद्रमा के मतलब जो मून के जो फेजेस होते हैं उसके हिसाब से। तो इसलिए जो हमारी तिथि है वो नक्षत्रों से, चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, और ऐसे नक्षत्रों से चलती है। हमारी बॉडी पूरी अलग बिहेव करती है। आपके पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन कहते हैं अगर आप बिना खाए भी रह जाओ तो आप रह सकते हो, क्योंकि बॉडी को आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, वो है उस समय का दिन हो रहा है। इसमें शुक्ल एकादशी का जो है वो समय कल है, आषाढ़ी एकादशी जो है बहुत सुंदर दिन है। तो वो जो एक उसमें जो अवस्था होती है, वो मतलब जो हम बात कर रहे हैं उसका पर्पस ये है करने का कि ये जो फॉर एग्जाम्पल जो चंद्रमा या जो कुछ भी यूनिवर्स की जो मूवमेंट होती है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम। अर्थ की मूवमेंट से वो उसके बेसिस पे नहीं है। तो जो हमारे सूरज दिन और जिसे रात बोलते हैं, वो इंग्लिश में बहुत ही मतलब मुंडेन रूप से वेस्टर्न में कि रात को 12 बज गया तो दिन चेंज हो गया। हमारी तिथि का जो चेंज होने का समय होता है उसका पूरा शास्त्र है, उसको ज्योतिष कहते हैं। वो जो मैंने आपको 14 विद्याएं बताई उसके अंदर में एक है। तो पूरा जो उसका विज्ञान है, जिसको हम कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं और एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, वो सब उसमें निहित है। और ये मैं बता दूं अपने ऑडियंस को, काफी ट्रेंड में भी आप रील्स खोलो, मतलब इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, सब जगह सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है और लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये भी नहीं समझ रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट, मैं कहूँ तो 60% जो कंटेंट है वो एआई बना रहा है। अभी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आई डिड एक्सपेरिमेंट मैंने एक किया। मैंने एआई को अपना बर्थ डेट, टाइम, प्लेस, लोकेशन सब दिया। उसने पूरी मेरी कुंडली बना के दे दी। इनफैक्ट मुझे ये बता दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके हिसाब से पूरा उसने बना के दे दिया। और मैं कहूँगी कुछ हद तक बहुत सही था। मतलब कुछ प्रेडिक्शंस उसने ऐसे बताए, मतलब मैं अमेज्ड हो गई कि ये उसको कैसे पता, उसको तो नहीं पता होना चाहिए। तो आप समझिए कि ये एक ज्ञान है जो कहीं से तो उसको डेटा फीड हुई है, जिसके बेसिस में वो सब चीजें बना रहा है। आधा अधूरा चीजें सिर्फ फॉलो कर रहे हो तो आपको भी अपने आप को एआई की तरह पहले ट्रेन करना पड़ेगा कि पीछे का लॉजिक क्या है और पूरी सिस्टम क्या है, उसके बाद उसको मुझे लगता है बिलीव करना चाहिए। जो हम आधा अधूरा चीजें फॉलो करते हैं, हमें फिर लॉजिक पता नहीं है। और यही चीज अंशु जी मैं जानना चाहूंगी कि पहले का तो हमें समझ में आ रहा है कि काफी महत्व था, काफी वैल्यूज उसमें थी, पर अभी हम उसे कैसे यूज करें, मतलब अभी मॉडर्न टाइम्स में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमें अपने बच्चों को तो
अच्छे मॉडर्न स्कूल में ही भेजना है, वो स्टेटस को बन गया है कि हमें मतलब स्टेटस में है कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, और फीस तो कम से कम 2-2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो हमें बोलने में अच्छा लगे कि हमारा बच्चा वहां जाता है। कैसे अडेप्टेशन हो, क्योंकि मुझे लगता है इंडियन माइंडसेट को जो बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं चेंज होगी तो हम अपने पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो हम ये जो हमारी वैदिक जो हमारी वैल्यूज है वो कैसे मतलब वहां तक पहुंचेगी। जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। और मैं तो बोलूँगी, मैं तो बहुत स्वार्थी हूँ। मैं दुनिया से कंसर्न नहीं हूँ, मैं केवल भारत से कंसर्न हूँ। मैं भारत का विकास चाहती हूँ, मैं भारतीयों का विकास चाहती हूँ। तो उसमें एक सिंपल पर्सपेक्टिव ये है कि जो आप शुरू, अगेन जो हम अभी पास और दूर की बात कर रहे थे, तो आप शुरू वहाँ से करते हैं जो आपके सबसे पास है और जो आप सबसे आसानी से कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रूटीन, आपके खाने-पीने की आदतें, आपके पहनने-ओढ़ने की आदतें, आपका जो रोज़ का रूटीन और जो बिहेवियर रहता है, और जिसको हम भारतीय कल्चर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाय की बजाय हाय, अब आप हिंदी या वर्नाक्युलर लैंग्वेजेज़ की दृष्टि से देखें तो हाय मतलब तो कोसना हाय मतलब हाय हो इट्स गया। हाय हो गया। पर लेकिन हम हाय ही, क्योंकि हम वो एपिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। एक जो हमारा नेचुरल सेल्फ है, जो जेनेटिकली जो हमारी मेमोरी है, हम उसके अगेंस्ट जाके कुछ और चीज़ को कर रहे हैं। सेम अगर आपको दिमाग में हिंदी में आपको पढ़ा याद है और आपको बोलना इंग्लिश में है, तो वो एक प्रोसेसिंग में टाइम जाता है और एक एफर्ट जाता है। उसी तरीके से जो हमारा इनेट नहीं है, जब हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो हमको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो वो संघर्ष करने के जो, जहाँ जब भी हम हर जगह फाइट कर रहे हैं ना, वो फाइट करनी कम करनी है। और उसका सबसे पहला जो होता है कि सेल्फ कॉन्शियस होना शुरू करना है। सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब ये नहीं कि टू बी कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ, बट टू बी कॉन्शियस फॉर योरसेल्फ। तो अगर मैं अपने धर्म का पालन करना है, जिसे हम स्वधर्म कहते हैं, तो यदि जिस समय मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं एक टीचर हूँ, तो जो टीचर का धर्म है वो मुझे फॉलो करना है। जब मैं एक पेरेंट हूँ, तो मुझे उस पेरेंट का धर्म फॉलो करना है। और पेरेंटहुड जो है, जो अभिभावकता है, वो सबसे बड़ा दायित्व है। गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे बड़ा है, और उसके अंदर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले था और अब नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप उसको, जो फंडामेंटल्स हैं उनको जानने का सबसे अच्छा और क्लोजेस्ट तरीका क्या है कि अपनी ही फैमिली में जो आपकी ही, जिनको हम कुल परंपराएं कहते हैं या इस तरह की जो वस्तुएं हैं, आप उनसे जुड़िए, उनमें वापस जाइए। बजाय इसके कि जब आप छुट्टी लेते हैं कि भाई हम छुट्टियों में फलानी जगह घूमने जाएंगे, वहाँ पे इतना सारा ट्रैफिक होता है, इतनी सारी ओवर बुकिंग होती है, हर चीज़ ओवर प्राइस्ड होती है। उसके बजाय जो आपके, फॉर एग्जांपल दिवाली पे है, तो दिवाली पे उस टाइम को, यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, आप घर जाते हैं, उस टाइम को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करिए जहाँ पे आप अन्य लोगों के साथ जुड़ें। तो जो गैजेट्स के साथ जुड़ के, जो आजकल हम अपने ऊपर और बच्चों के साथ भी जुड़कर जो हम देख रहे हैं कि वो हम आइसोलेट होते जा रहे हैं चेतना से। माने कॉन्शियस कौन है? ह्यूमन कॉन्शियस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स द वर्ड सजेस्ट, इज आर्टिफिशियल। अब वो चाहे सोशल मीडिया की बात करें, स्मार्टफोन की बात करें, उसका आपसे कोई भावनात्मक संबंध नहीं है, कोई कॉन्शियस रिलेशनशिप नहीं है उसका आपके साथ। तो कॉन्शियस लोगों के साथ होना में होना जो है वो जरूरी होता है। अब उसमें प्रॉब्लम आज के डेट में क्या आ रही है कि अहंकार जो है वो शुरू से इतना बढ़ जाता है, जो आपने बताया, जो कंपेटिटिवनेस है, वो कंपेटिटिवनेस की फीलिंग को से अपने को बाहर निकलना है। अब वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि हर जगह यही चीज सिखाई जाती है, कंपटीशन है, हम खुद भी भाग रहे हैं, बच्चा हमें देख देख के भाग रहा है। एग्जैक्टली। और हमेशा हम कंपेयर हम खुद ही कर देते हैं। हाँ, अरे उसका बच्चा देखो वैसा कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। तो बच्चे के अंदर वो जेलसी, वो जो है वो हम मतलब अननोइंगली उसको सिखा देते हैं, उसको सिखा रहे हैं, और ये परिवर्तन अपने अंदर करना और है। फिर सोचते हैं कि अरे स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है, कैसे आ गया ये सब चीजें, कैसे मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो गया जब वो बड़ा हो जाता है। प्री स्कूल का जैसे आपने जो बोला ना, फॉर एग्जाम्पल, अभी बच्चे क्यों माता को भेजना होता है कि मैं जो है ना भाई, वो कैसे सीखेगा आगे, या मेरे साथ वाली जो मेरी फ्रेंड है किटी वाली, उसका उसका बेरी जा रहा है तो मुझे ही भेजना है, और वो इस ए स्कूल में जा रहा है तो मैं A+ स्कूल में भेजना है। तो ये जो आपकी इमेच्योरिटी से, हमारी इमेच्योरिटी से, जो ये कंपेटिटिवनेस के कारण हम बच्चे को वो बता नहीं पा रहा है, वो बेचारा बच्चा भी ये नहीं बता पा रहा कि उसको प्रेशर फील हो रहा है, उसको जाना है, और बच्चे का रूटीन बहुत अलग होता है 5 साल तक। लेकिन आप उसको जब वहाँ पुश कर रहे हो, आपके कारण पुश कर रहे हो, तो सबसे पहला जो बदलाव है, मैंने बोला, स्वधर्म का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना सबसे पहले शुरू करना है। तो उसमें भाषा है आपकी, जो बोलचाल है आपका, लोगों के साथ रहना, गैजेट्स की बजाय लोगों के साथ रहने का। क्या सिर फूटेंगे ना, मतलब बोलते हैं झगड़ा होगा, ये होगा, कितना झगड़ा होगा। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, कितना अच्छा उसने एग्जाम्पल सेट किया, राइट। लोग पहले पागल हो गए 6 महीने में, यार हम झेल नहीं सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब भाई 2 बेडरूम के घर हैं, 1 बेडरूम के घर हैं, अरे यार 4 लोग हैं यार, झेले नहीं जाते, मतलब ऐसा 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 हो गया था। लेकिन फिर ग्रेजुअली आप देखिए, वो एक जो स्टॉर्म का पीरियड आया वो गया, उसके बाद सब सेटल हो गए।
तो वो एक्सपोजर जब आपने दिया तो क्योंकि सब यही व्यवहार है जो भारत की जो स्ट्रेंथ रही है, वो ये जो व्यवहार है भारतीय स्टाइल का व्यवहार, वो हमने करना बंद कर दिया, हमने पूरा वेस्ट को इमिटेट करना शुरू कर दिया। और दो चीजें मैं यहाँ खुद अपने ऑडियंस को कहना चाहूंगी, दो चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए हम कर रहे हैं। एक तो हम गलती ये कर रहे हैं कि हम कंटेंट बनाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि किस तरह की कंटेंट हमें बच्चे के साथ बनाना चाहिए, या बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत बार मैं ऐसा रील्स पे कंटेंट देखती हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप अपना कंटेंट बनाने के लिए आप कुछ भी मतलब बोल रहे हो बच्चों के सामने ही, मतलब आप ऐसी मतलब बातें कर रहे हो, वो थोड़ा अश्लील भी होता है और कई बारी मतलब वो अलग होता है। आप ये समझ नहीं पाते कि वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आपको लगता है कि बच्चे के साथ आप बहुत फ्रेंडली हो जा रहे हो, बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि बहुत जल्दी बच्चों को मैच्योर कर दे रहे हो। जी। तो वो जो एक फिल्टरेशन है जो हमारे मम्मी पापा का था, मुझे याद है कि बचपन में अगर कोई गाना आ गया, कोई वैसी चीजें आ गई, तो आप हट जाते हो या फिर वैसी बातें नहीं करते हो। बहुत टेंशन वाली कोई बात अगर फैमिली में चल रही है तो हम कभी बच्चों तक हमारे नहीं आती सामने थी। बच्चे तक नहीं आती थी, हम तक डिस्कशन नहीं होता था। और शायद वही अपब्रिंगिंग हमें देना चाहिए। अगर मान लो आपका रिश्ता आपकी सास से अच्छा नहीं है या फिर आपके परिवार में और किसी से अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को भी वो पास ऑन कर रहे हैं वो चीजें आप, क्योंकि उसका जो रिलेशन किसी और के साथ है, मान लो आपकी सास के साथ अच्छा नहीं है, वो उनके लिए वो दादी है, उनका प्यार बच्चे के लिए उतना है, वो आपको नहीं छीन लेना चाहिए। आप खुद ही वो छीन लेते हैं और आप वो सिखाते नहीं है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे वो कैसे रखेगा। तो वो जो एग्जाम्पल है वो आपको खुद सेट करना है और धीरे धीरे ही वो करते करते सीखेगा। आई थिंक दिस इज समथिंग मिसिंग। वेरी ट्रू। और यही जो मैं आपको जो एक बात बता रही थी, आपने जब ये प्रश्न पूछा था कि भाई क्या कर सकते हैं आज के समय में इसके लिए, वो यही है कि ये जो अब क्योंकि इतना सारा कुछ है, वो व्यक्ति कैसे जाने किससे जाने, ऑथेंटिक सोर्स जिसे कहते हैं, वही एक व्यक्ति वर्सेस दूसरा व्यक्ति। अब क्योंकि भारत के पास अगर ये एज है कि हमें ये सब बता के रखा गया है, तो वो जिन सोर्स के पास अवेलेबल है आप उस सोर्स तक जाइए और वो एफर्ट एक करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, बच्चों, जहां तक बच्चों के और फैमिली के सवाल है, एक सेट है आपकी अपनी फैमिली जिसमें आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने पेरेंट्स हैं। दूसरा सेट है जो आपका वर्क सेटअप है, आपका ऑफिस है और सब कुछ है। और तीसरा जो है वो आपका सोसाइटी, मतलब सोसाइटी एज अ समाज, और जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जहाँ आप लोग रहते हैं वो भी। तो ये जो तीनों जगह है, यहाँ पर सबसे पहले बिहेवियर का परिवर्तन करके संपर्क करना है। यू हैव टू बी इन टच विद ऑल दीज पीपल, दैट इज नंबर वन। दूसरा जो जैसे जो खाना है, सबसे बड़ा जो हम नहीं समझते हैं कलयुग के समय में, वो ये है। और ये भी मैं मुझे बड़ी अच्छी आपने बोला तो याद आ गई, मैं इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। बट वो ये है कि आहार जो है, जो खाना है, वो 80% रिस्पॉन्सिबल है उस सब के लिए जो हम आज के समय में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसको हमको रेगुलेट करना है और वो भारतीय रूप से रेगुलेट करना है। आयुर्वेद उसमें श्रेष्ठ है। तो जो आपको वही यूट्यूब के कंटेंट की दृष्टि से नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम कंटेंट कंज्यूम कहाँ से करने की सोच रहे हैं, यूट्यूब से। आजकल एक शब्द यूज होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कि वो फॉरवर्ड आया, कहाँ से आया, किसी ने आया, जो भी व्यक्ति अच्छा बोल सकता है बढ़िया एक उस तरीके से वो कुछ भी बोल दे रहा है। और जैसे आपने बोला, आपने तो एक्सपेरिमेंट करा और देखा कि एआई को सब जानते ही है। लेकिन जो चीज मिसिंग फॉर एग्जाम्पल जो रहती है, जो जिसपे वापस जाना चाहिए, जिसको हम आचार्य कहते थे या गुरु कहते थे, वो जो है वैलिडेशन गुरु करता था कि क्या सही है क्या गलत क्या। है, वो वैलिडेशन और खत्म हो गया। दूसरा ये है कि जो मिसिंग है उसमें, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बताता था। बिटवीन द लाइंस क्या होता है वो बताता था। उसको खोलने की चाबी, किसी भी ग्रंथ को खोलने की चाबी या किसी भी चीज को समझने की चाबी जो है वो गुरु देता था। विच what it meant was it was very customized. So there is no standard one fit all. तो आपने दो बहुत बढ़िया हाईएस्ट सेलिंग पुस्तकें खरीद ली और बोला कि अब तो मेरे को अपना लाइफ ऐसे ही कर लेना है, वो ऐसा नहीं है। आप जितनी भी बड़ी बड़ी जो आप लोगों को देखें जो आज के समय में जिनको हम सक्सेसफुल कहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स की बात होती है, जैक मा की बात होती है, इन सब लोगों की, या किसी भी फील्ड के किसी भी व्यक्ति की बात करिए, मोदी जी की बात होती है, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने क्या वो वाली सेट लाइफ जी है जो बताई गई है कि ये आइडल है, ये करो तो बेस्ट है? और वो जो पढ़ के जो सब कर रहे हैं, क्या वो बेस्ट हो गए? एक भी नहीं हुआ। तो और इसको लोग अपने समझिए, एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, ग्रेजुअली सीखते हैं करेक्ट। तो कंज्यूमर बनना जो है ना हर चीज का, क्योंकि दूसरा क्या कहेगा, फोमो जिसको आजकल में कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ने की दृष्टि से जो आपको काम करने हैं सारे, फियरफुल होना बंद करना है। खाना फॉर एग्जाम्पल, आपको जो आपने जो खाना खाया, मान लीजिए आप घर में कोई आई, कोई बहन आती है खाना बनाने के लिए,
उनका मन खराब है, वो घर में लड़कर आई हैं, कुछ उनके घर में कोई सिचुएशन है, अगर वो एक फियरफुल मन से खाना बनाएंगी, जो खाना खाएगा उसके अंदर वो फियर पास होता है। तो ये जो छोटी चीजें हैं ना, इसलिए जो हम जिसे बोलते हैं कि समय जो बाहर जो कंटेंट इतना बन रहा है, उसका एक पक्ष ये भी है कि वो कंज्यूम करने वाले भी तो इतने सारे, उसको तो आपको कंज्यूम करना पड़ रहा है, यू फीलिंग ऑब्सेस्ड एंड ऑब्लिगेटेड टू कंज्यूम इट। अब जब आप वो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते करते रील होती तो है 2 मिनट की, हमने बोला अटेंशन स्पैन नहीं है, इसके कारण से आप उसको स्वाइप करते चले जाते हैं, लेकिन आप एक बार में बैठ के 20 मिनट से कम नहीं बैठते। उस 20 मिनट में आराम से आप सब्जी छौंक सकते हैं, काट के कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों? क्योंकि वो एक माइंडसेट क्या बनता जा रहा है कि वो काटने, वो तो छोटा काम है, मैं तो विमेन इक्वालिटी है, तो नहीं हो सकता है। तो वही गोइंग बैक टू दैट कि जो भारत की शिक्षा का जो मूल है वो सिंपल है कि आप हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं हमें उन पे बिल्ड करना है। वी डोंट, द मैन डजंट हैव टू ट्राई टू बिकम अ वुमन एंड द वुमन डजंट हैव टू ट्राई टू बिकम अ मैन, इट्स एज सिंपल एज दैट। और जिसको वही हम एस्पिरेशन कहते हैं, मुझे मेरे एक बॉस ने बड़ा अच्छा एक टिप दिया था, मैं यहाँ शेयर करूंगी कि जॉब, जब भी कभी जॉब चेंज करना तो नेवर चेंजेस बिकॉज ऑफ अ हाई सैलरी। तुम्हें 1 महीने में उस नई सैलरी की आदत पड़ जाएगी। सो यू शुड हैव राइट रीजंस टू चेंज योर जॉब और टू गो फॉर अ डिफरेंट जॉब। तो इसमें एक चीज उसमें मैं ये कहना चाहूंगी दिव्या जी की, जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या करें, तो उसके लिए ही जैसे ब्रह्मवर्चस्व में जो हम जो ये कार्य लेकर आए हैं आगे, कि ये अवेलेबल नहीं है, ऑथेंटिक जिसे कहते हैं, आचार्यों से गुरुओं से क्या प्राप्त हुआ है, तो एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसको हम वैदिक पेरेंटिंग कहते हैं। और पेरेंटिंग का अर्थ केवल पेरेंटिंग टिप्स ही नहीं है, वही पूरी जो शिक्षा, बच्चों का लालन पालन, जिसमें आहार विहार व्यवहार संस्कार औषधि शिक्षा, वो सब आपको एज अ पेरेंट एज अ फैमिली कैसे करनी है, दैट इज नॉट ओनली फॉर द इमीडिएट पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, दैट इज फॉर एवरीवन। तो जब आपको किस किस समय आपको क्या क्या सीखना है, एक वो पता लगेगा। दूसरा, क्या अगर कोई चीज पर्टिकुलर चीज मैनिफेस्ट हो रही है, कोई बिहेवियर है, तो वो क्या किस कारण से है वो आपको पता लगेगा। जब आपको वो कारण पता होगा तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। और अपना आहार खाना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उससे खाने पे ध्यान देना है। 15,000 न्यूट्रिशियस्ट को कांटेक्ट करके नहीं होगा काम, आपको सेल्फ अवेयर होके सही सोर्सेज से आपको वो चीज लेनी है। अपना व्यवहार, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद निभाना शुरू करना है, आउटसोर्स नहीं करना है। अपने ब्रेन को एआई पे आउटसोर्स मत करिए, अपनी पेरेंटिंग को स्कूल पे आउटसोर्स मत करिए, अपनी प्रमोशन को या अपनी प्रमोशन ना मिल पाने की फ्रस्ट्रेशन को अपने जूनियर पे आउटसोर्स मत करिए। और तो अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को, मैं कहूंगी प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन को अपनी वाइफ पे मतलब आप वो डेलीगेट कीजिए, क्योंकि उससे आपकी रिलेशनशिप खराब होती है, बच्चों को भी वही सीखने को मिलता है। एंड विद दिस अंशु जी, मुझे लगता है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट और जो वाइटल टॉपिक्स है हमारे दिन, मतलब रोजमर्रा के जीवन में, जो हमारी जो बहुत एसेंशियल बातें हैं वो निकल कर आई इस पॉडकास्ट से। एंड आई होप कि मेरे जितने भी ऑडियंस है उनको समझ में आएगा कितना वैल्यू हम खुद ऐड कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंज लाकर अपने जीवन में। तो हमें पूरे वेदों को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये छोटी छोटी चेंज जो अंशु जी ने अभी बात की, वो भी उतना भी अगर हम कर लेते हैं ना, तो हम जो जनरेशन लेकर आ रहे हैं हमारे बाद, वो काफी हद तक सुधर जाएगी। और हमें समय देना चाहिए अपने बच्चों को, और उन्हें हम खुद ही मोबाइल देते हैं कि बेटा देखो मैं कुछ और करती हूँ, और फिर हम खुद ही बोलते रहे इसे देखने की आदत लग गई, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो दिया सबसे पहले हमने ही था। तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, और इसीलिए मैं इसके लिए विशेष रूप से आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी दिव्या जी, कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं एक स्पेशल फोकस के साथ, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। और इसी कारण से हमारा इतना अच्छा ये जो संवाद इतना लंबा चला, क्योंकि आप जेन्युइनली कंसर्न हैं, और जो इस तरह की जो अनहर्ड आप टेल्स जिसे कहती हैं वो अपने ऑडियंस तक लेकर आना चाह रही हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुंदर कार्य के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।